नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए यूपीएससी ईपीएफओ का नेक्स्ट सीरीज करंट अफेयर्स से बात करते हैं। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स में मैंने इसमें मोर देन 100 टॉपिक्स उठाए हैं। ठीक है, मोर देन 100 टॉपिक्स, इसको जल्दी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टर्म लेंगे, क्योंकि देखिए ये इसमें मेंस लिखना है नहीं, यूपीएससी ईपीएफओ में मेंस लिखना है नहीं। ठीक है, तो हमें टॉपिक का डेप्थ एनालिसिस होना जरूरी नहीं है, पूरा डिटेल डेप्थ होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ एडवांस टॉपिक देखेंगे। ठीक है, उसका जो भी कोर आइडियाज है, कोर कंसेप्ट है, वो देखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन डाइवर्स तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का ये नेक्स्ट सीरीज है। ठीक है, करंट अफेयर्स का। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कलर कौन सा लूँ? वाइट कलर। ठीक है, ये विजुअल है ना? ठीक है। वर्ल्ड बैंक अपॉइंट्स न्यूट्रल एक्सपर्ट इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता ही होगा। इंडस वाटर ट्रीटी अपने इंडिया में साइन हुआ था। ठीक है, किसके बीच में? जवाहरलाल नेहरू एंड आयूब खान, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था आयूब खान, इनके बीच में साइन हुआ। बेसिकली साइन हुआ ना कि इंडस वाटर का जो पानी है किस प्रकार डिवाइड किया जाए। तो एग्रीमेंट में वर्ल्ड बैंक जो था ना, वर्ल्ड बैंक ऐसा मिडलमैन बना था। ठीक है, ऐसा मिडलमैन बना था, तो इसने साइन किया है 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये सब तो लिखा हुआ है। सो बेसिकली किसके और कौन कौन से रिवर्स, देखिए अगर याद करने के लिए बताओ तो आईसीजे जो इंडस वाटर ट्रीटी में था, वहाँ पे जो रिवर्स थे ना इंडस वाटर के, ठीक है, इंडस वाटर रिवर सिस्टम के जो रिवर्स थे, ये इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गए। ओके, तो उसमें से जो पाकिस्तान के साइड में गया वो गया आईसीजे, इंडस चेनाब झेलम। ठीक है, इंडस चेनाब झेलम, आईसीजे। नेक्स्ट जो बचा रावी ब्यास सतलज, वो इंडिया के पोर्शन में आया। मतलब रावी ब्यास सतलज का 100% पानी इंडिया उपयोग कर सकता है। और आईसीजे जो है, ठीक है, आईसीजे इंडस चेनाब झेलम, इसका जो पानी, इसका 30%, ये एग्रीमेंट में लिखा गया। ठीक है, तो एग्रीमेंट में क्या लिखा गया? एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि ये देखिए जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, देखिए मतलब बेसिकली ये लिखा गया कि इंडस झेलम चेनाब, जो मैंने बोला आईसीजे, इसका जो पानी है इंडिया किसके लिए डोमेस्टिक यूज के लिए कर सकता है? कितना? 30% कर सकता है, 30% इंडिया, और बाकी 70% इसका जो पानी है वो यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान 70% आईसीजे का। ठीक है, और इंडिया किस किस काम के लिए यूज कर सकता है? डोमेस्टिक यूज, ओके, नॉन कंजप्टिव यूज, ठीक है, एग्रीकल्चर यूज, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इसीलिए हमने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं। ठीक है, जैसे दुलहस्ती हो गया, चेनाब पे है, सलाल प्रोजेक्ट हो गया, किशन गंगा प्रोजेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? किशन गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, किशन गंगा प्रोजेक्ट हो गया। तो ये सब प्रोजेक्ट हमारे चेनाब रिवर पे है। ठीक है, अब जो ये देखिए, ये जो था रावी ब्यास सतलज, इस पे 100% इंडिया यूज कर सकता है। अब इंडिया जो चाहे वो ये इनके साथ कर सकता है। ठीक है, इनके साथ पानी रोक सकता है, पानी का बहाव बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये था इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, किसके बीच साइन हुआ? नेहरू एंड आयूब खान। ठीक है, इनके बीच में साइन हुआ, इंडिया पाकिस्तान। और मिडल मैन कौन था? ब्रोकर कौन था? वर्ल्ड बैंक था। बस इतना नॉलेज काफ़ी है एग्जाम के लिए। ओके, सो डेट भी याद रख लीजिए 1960। ठीक है, बाकी नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल प्रिंसिपल फॉर ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग। देखिए ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग भी एक चीज़ होता है, क्योंकि जो रिवर होता है अलग अलग कंट्री से होके बहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो दन्यूबे रिवर है, दन्यूबे रिवर कहाँ पे है? यूरोप में है। ठीक है, वो कम से कम 1 2 3 4 5 आई थिंक ऑलमोस्ट 7 to 8 कैपिटल से पास होता है। हंगरी का कैपिटल हो गया, और भी बहुत से जो कैपिटल्स है, ऑस्ट्रिया का वियना हो गया। ठीक है, तो इतने सारे जो कैपिटल उनसे पास होता है,
तो रिवर जो है ना वो अलग अलग कंट्रीज के कैपिटल से या उनके रीजन से पास होते हैं। तो इसका ये है कि कोई भी एक रीजन उस पानी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, पानी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे कि नाइल नदी कहाँ से निकलता है अपना? नाइल नदी, दो नदी, एक ब्लू नाइल और एक वाइट नाइल, ठीक है, जो विक्टोरिया, वही ना उसका नाम, वहाँ से निकलता है। विक्टोरिया लेक है कि नहीं, विक्टोरिया लेक से निकलता है वाइट नाइल, और ब्लू नाइल निकलता है अपना इथोपिया से, शायद से, हाँ इथोपिया से। वो तो उस जो पानी है उसको भी नहीं रोक सकते, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी भी रीजन में, ठीक है। तो ये कुछ नियम होते हैं, हेलसिंकी रूल्स, हेलसिंकी कन्वेंशन 1992, मतलब पानी का जो बहाव है इसको रोक नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आगे कुछ करंट अफेयर में ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से निकलता है, चाइना का जो तिब्बत है वहाँ से। तो चाइना चाहे तो रोक सकता है ना, चाइना उसके ऊपर एक मेडॉक डैम बना रहा है कि नहीं, चाइना उसके ऊपर एक मेडॉक डैम बना रहा है। तो डैम के बनाने के बाद वो पानी रोक सकता है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं जिसके तहत वो पानी रोक नहीं सकता। तो ये सब कन्वेंशंस का वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। यूएन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ नेविगेशन यूज इंटरनेशनल वाटर कोर्स 1997। सो देयर आर सम लॉज इन द इंटरनेशनल, so nobody can restrict the flow of water. Okay, so this is Indus Water Treaty. Now let's move to the next. President of India and Singapore jointly unveiled a logo to mark 60th anniversary of diplomatic relation. तो बेसिकली ये इंडिया और सिंगापुर का रिलेशन की बात है, ठीक है। इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन को 60 साल हो चुके हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन को 60 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। सो सिंगापुर इंडिया 6 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। थोड़ा हम इनके ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपको पता है सिंगापुर में, मतलब सिंगापुर वन ऑफ द लार्जेस्ट, बोलते हैं ना, फर्स्ट में कौन है, आई थिंक मॉरिशियस है, सेकंड सिंगापुर में। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई कंट्रीब्यूट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंगापुर, मॉरिशियस, ये सब लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया है। तो थोड़ा सिंगापुर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। विथ सिंगापुर इंडिया 6 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2023-24 में शेयर 3.2% ऑफ इंडियाज ओवरऑल ट्रेड, 3.2% ऑफ इंडियाज ओवरऑल ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन आसियान। आसियान एक ग्रुप होता है, पता ना, आसियान, जिसमें आपको म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है, ये सब, बोर्नियो, ये सब कंट्रीज आ जाते हैं। तो उसमें सिंगापुर लार्जेस्ट कंट्री है जो ट्रेड करता है इंडिया के साथ, ठीक है। बोथ आर मेंबर ऑफ फोरम्स लाइक ईस्ट एशियन समिट, कॉमनवेल्थ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ओके, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, एक टॉपिक है, ओके। सो नाउ लेट्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया एंड सिंगापुर होस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्नि, वॉरियर आर्मी और सिम्बेक्स नेवी, ठीक है, ये इनका डिफेंस एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा, इंडियन ओरिजिन पीपल कंस्टिट्यूट 9% ऑफ सिंगापुर पॉपुलेशन। भारतीय सिंगापुर में 9% पॉपुलेशन होते हैं। यूएसए में कितना है, 1.45%। इंडियन डायस्पोरा कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है, 1.45%। अपना गल्फ हाई कंट्री जो है ना, गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज, जीसीसी, जिसमें कौन कौन से आते हैं, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, है ना। तो वहाँ पे लगभग 2.6%। ये डाटा आप लिख सकते हो, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। सो 9% सिंगापुर में रहते हैं इंडियन डायस्पोरास, ओके। सो वहाँ पे जो लैंग्वेज तमिल, जो इंडिया का लैंग्वेज है, हालांकि इंडिया के 22 जो है ना शेड्यूल लैंग्वेजेस, उसमें आता है, ये आई थिंक टच होता है,
तो तमिल वन ऑफ द 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगापुर का। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइजीरिया, रिसेंटली बात करते हैं हम इकोवास का, नहीं सॉरी ब्रिक्स का, ब्रिक्स पार्टनर। नाइजीरिया अभी पार्टनर कंट्री बन गया है, किसका? ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक्स में कितने अभी देश हैं? ब्रिक्स में टोटल 11 देश है अभी, टोटल 11 कंट्रीज। ठीक है, 11 कंट्रीज। कौन कौन आते हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो इनिशियल है। नेक्स्ट जो है वो आता है इजिप्ट, ठीक है, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, और इसका जो लेटेस्ट मेंबर है, अगर लेटेस्ट को पूछेगा तो लेटेस्ट इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर है। ओके, नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, ये तो मेंबर्स हो गए। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। नाइजीरिया अभी कंट्री पार्टनर बन गया, पार्टनर कंट्री बन गया। ओके, नाउ लेट्स सेकेंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। मैंने बोला ना अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, डैम के बारे में। तो ये है मेडोक डैम, जो अभी चाइना बना रहा है। कहाँ पे? तिब्बत में बना रहा है। ठीक है, तिब्बत में बना रहा है। इस रीजन का नाम ही है मेडोक। ओके, तो यहाँ पे चाइना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम बना रहा है। अभी सबसे लार्जेस्ट कौन है? अभी सबसे लार्जेस्ट है 3 गॉज डैम। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है अभी 3 गॉज डैम। ओके, तो उससे भी 3 टाइम्स बड़ा, उससे भी 3 to 4 टाइम्स बड़ा है ये मेडोक डैम। ओके, तो मेडोक डैम को बनाने का पर्पस ये है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो चाइना जो है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है मेडोक डैम। ओके, तो बस वही 3 टाइम्स द कैपेसिटी ऑफ 3 गॉज डैम, करंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंट्रल चाइना में। जो कौन से रिवर पे है? ये यांगजे रिवर पे है। कौन से? यांगजे, जो यांगजे रिवर है ना चाइना में, वहाँ पे है ये 3 गॉज डैम। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 3 गॉज डैम के बनने से जो पृथ्वी के घूमने की है ना सतह, वो 0.00007% धीमा हो गया है। मतलब सोचो इतना वाटर कैरी करता है वो 3 गॉज डैम। ओके, सो नाउ लेट्स पांगसो पास। पांगसो पास अभी न्यूज़ में है। पांगसो पास देखिए, बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश और जो म्यांमार वाला रीजन है ना, वहाँ के बॉर्डर में आता है। ठीक है, ये देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है पांगसो पास, ये म्यांमार। यहीं कहीं आपको मिल जाएगा नामदफा नेशनल पार्क। क्या मिल जाएगा? नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था 2025 का ये, कि अरुणाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, एक नामदफा नेशनल पार्क, एक है शायद से माउलिंग नेशनल पार्क। कौन सा? माउलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्या है? पांगसो पास कहाँ पे है? देख लिया आपने, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पांगसो पास पूछा जा सकता है कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ में भी मैपिंग को लेके क्वेश्चन पूछता है कहीं कहीं। तो ये हो गया इंटरनेशनल फेस्टिवल 3 डे इवेंट सेलिब्रेटिंग बॉर्डर ट्रेड कल्चर एक्सचेंज कंक्लूडेड इन अरुणाचल प्रदेश, पांगसो पास सिचुएटेड। ठीक है, म्यांमार, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, नेम्ड आफ्टर नियरेस्ट बर्मिस विलेज पांगसो। बर्मिस किसको बोलते हैं? म्यांमार को ही बर्मिस बोलते हैं, बर्मा। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बिलीव टू बी द रूट ऑफ 13th century अहोम इन्वेजन आसाम बाय द शान ट्राइब, ये भी हो सकता है, हालांकि इतना डिटेल नहीं पूछेगा। ओके, नेक्स्ट फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ पे है? रफा कॉरिडोर कहाँ पे है? खान यूनिस कहाँ पे है? ये सब यूपीएससी में डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन का, इजराइल गाजा का, आर्मेनिया अजरबैजान का, और भी कुछ रीजन है ना, और भी कहाँ कहाँ पे युद्ध, इंडिया पाकिस्तान का और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है। ठीक है, अभी तो कहीं के पे शांत हो गया है। ये जो वॉर चल रहे हैं, इनमें रीजन्स को लेके क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ठीक है, ये फिलाड, यहीं पे है रफा क्रॉसिंग, ये है रफा क्रॉसिंग, ये है खान यूनिस,
ये क्लियर तो है ना? एक सेकेंड ना, ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ठीक है। रफा, खान यूनिस, रफा, ओके, देख सकते हो ये है गाजा सिटी। ये टोटल कितना? 14 किलोमीटर का, 14 किलोमीटर का है ये, ओके। ये 14 किलोमीटर का है टोटल, ये 6 किलोमीटर का है गाजा सिटी टोटल, ये 14 किलोमीटर का है। आप देख सकते हो रफा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये है रफा, ठीक है। यहीं से बहुत से पैसेज हुए थे इसमें जाने के लिए। अब न्यूज़ में किस लिए है? अब ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए स्टार्टिंग में ही जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू कौन? नेतन्याहू, जो कि अभी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो उसने बोला है कि हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर, रफा कॉरिडोर इनको अपने कैप्चर में लेंगे ताकि हमारा इजिप्ट से कनेक्टिविटी, डायरेक्ट बाउंड्री शेयर हो सके। ये है मेडिटेरेनियन सी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो देखते हैं न्यूज़ में क्या है। रिसेंट सीज फायर टर्म्स बिटवीन इजराइल एंड हमास, इजराइल एंड हमास ऑल्सो स्टिपुलेट इजराइल्स विड्रॉवल फ्रॉम द फिलाडेल्फी कॉरिडोर एंड फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ठीक है। अबाउट originally established under 1979, it's a narrow strip of land, Gaza Strip, ठीक है। ये हमने देख लिया, बात कर लिया हमने। सर्व सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला, वही ये है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, ये रहा। तो यहीं पे है रफा कॉरिडोर, ये है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। ये जो सीज फायर हुआ ना, तो ये गाजा सीज फायर समिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? शर्म एल शेख में। ये पूछा जा सकता है, जहाँ पे ट्रम्प आके बोलता है, क्या बोलता है ट्रम्प? कि मैंने पीस ये करवाया, मुझे नोबेल पीस प्राइज। फिर उसी के पीछे से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बोलता है, हाँ ही इज़ अ गुड मैन, इसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। कौन बोलता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लूजर। इट्स अ क्रिटिकल बॉर्डर एरिया बिटवीन सेवन। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया, ओके। सो नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा कैनाल। पनामा कैनाल चर्चे में इसलिए है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि पनामा कैनाल का कंट्रोल यूएस के अंडर दिया जाए। ऐसा बोल रहा है, ट्रंप बोल रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप थ्रेटन्स टू रीइम्पोज यूएस कंट्रोल ओवर पनामा कैनाल। पनामा कैनाल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 82 किलोमीटर, अगर ये क्लियर नहीं है तो एक बार थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ये टोटल 82 किलोमीटर का है, ठीक है, पनामा कैनाल। यहाँ पे आपको एक लेक मिलेगा, गटून लेक। क्या मिलेगा? गटून लेक। ये पूछा जा सकता है कि गटून लेक कहाँ पे है, ठीक है, कि गटून लेक कहाँ पे है। तो दिस इज गटून लेक, पनामा कैनाल में है। पनामा कैनाल जो पैसिफिक ओशन है एंड अटलांटिक ओशन है, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करता है, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा जो टॉपिक है तो थोड़ा देख लेते हैं। 51 माइल आर्टिफिशियल वाटरवे दैट कनेक्ट्स पैसिफिक अटलांटिक, ये हमने बात कर लिया। कैन ट्रांसपोर्ट शिप थ्रू द गटून लेक, ये भी हमने देख लिया। इट इज़ वन ऑफ द 2 मोस्ट स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटर इन द वर्ल्ड, द अदर बीइंग सुएज कैनाल, वो तो हमें पता ही है। द शॉर्टेस्ट जर्नी ऑफ शिप्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस बाय 8000 माइल्स अराउंड 22 डे में पहुंचा देता है, जो कि 34 दिन लगता है वो 22 दिन में पहुंचा देता है, ठीक है। शॉर्टेंस द जर्नी, ओके। सो नाउ लेट्स नेक्स्ट, क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी इसलिए करें क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है इसमें, आज टॉपिक बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस हैज़ रिमूव द 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज फ्रॉम इट्स एंटिटी लिस्ट। बेसिकली यूएस का जो एंटिटी लिस्ट है ना, उसमें अगर किसी भी न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियर एंटिटीज़ को रख दिया तो इसका मतलब उसके लिए ट्रेड या फिर एनर्जी बेचना, एनर्जी सप्लाई करना रेस्ट्रिक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता फिर, और डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता फिर तो रेस्ट्रिक्शन ही है। जैसे रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया था, है कि नहीं? तो किस को? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन रेयर अर्थ, इन तीनों को तो नाम याद रखिएगा बस। और एंटिटी लिस्ट में डालने से क्या होता है,
restrict trade with foreign entities deemed a national security risk। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए बस, अदरवाइज नाम याद रखिए उससे ज़्यादा, और हिस्ट्री नहीं पूछेगा कब से क्या हुआ। फिर भी 1978 में यूएस इम्पोज सैंक्शन ऑन इंडिया आफ्टर इंडिया 1974 न्यूक्लियर टेस्ट, जो कि इंदिरा गांधी ने फर्स्ट टाइम इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, यूएस एंड इंडिया एग्रीड ऑन सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। ओके, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था 2008 में, इसको एग्रीमेंट 1, 2, 3 भी बोला जाता है। इसके तहत इंडिया अब किसी भी जो एनएसजी कंट्री है ना, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, कौन है, एनएसजी कंट्रीज, कितने मेंबर हैं, 48 मेंबर्स हैं एनएसजी कंट्रीज में। ठीक है, अब इन कंट्रीज से न्यूक्लियर जो रहता है, यूरेनियम वगैरह हो गया, थोरियम हो गया, ये सब खरीद सकता है। किसके लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए, एनर्जी जनरेशन। इसमें कौन कौन से हैं, बहुत से कंट्री है। एग्जाम्पल के लिए कजाकिस्तान, चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस। फ्रांस तो अपना 98% का, फ्रांस 98% का जो अपना एनर्जी जनरेशन है ना, वो अपना न्यूक्लियर वगैरह से इजारा करता है। ठीक है, वो भी रिन्यूएबल में, रिन्यूएबल में फ्रांस सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करता है अपने न्यूक्लियर से। तो फ्रांस भी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। ठीक है, तो इनसे इंडिया अब न्यूक्लियर चीज़ें खरीद सकता है, वो भी सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, यहाँ पे मिलिट्री नहीं लिखा हुआ है। मिलिट्री मतलब बॉम्ब भी बनाने के लिए, तो इंडिया बॉम्ब बनाने के लिए इंपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एनर्जी जनरेशन के लिए कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया कतर एलिवेट्स बायलैटरल ट्राइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, कतर के बारे में थोड़ा बात करेंगे, कतर के साथ इंडिया का ट्रेड बात करेंगे। ठीक है, कि कतर इंडिया को क्या क्या सप्लाई करता है। ओके, सो कतर बायलैटरल ट्रेड यूएसडी 14 बिलियन का है। ठीक है, मे भी शायद से पूछ सकता है क्योंकि कतर न्यूज़ में था। कतर न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इजराइल ने इस बार जो कतर के दोहा में बॉम्ब फेंका था, मतलब एक मिसाइल फेंका था, उस वजह से मे भी कतर न्यूज़ में आ सकता है। इंडिया और कतर का न्यूज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हमास जो कतर में कर रहे थे, ठीक है, मतलब डिस्कशन कर रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे बॉम्ब फोड़ने का, हमास। ठीक है, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो विथ इफेक्टिव ट्रेड डेफिसिट फॉर इंडिया, इंडिया इफेक्टिव ट्रेड डेफिसिट है। क्यों, कतर एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री भी तो है, नाइट्रोजन गैस एक्सपोर्टिंग कंट्री, लिक्विड नाइट्रोजन गैस इंडिया को भी है। कतर इज इंडियाज लार्जेस्ट लिक्विड नाइट्रोजन गैस सप्लायर, एक्सक्यूज मी गाइस, providing 40% imports। इंडिया कतर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट, एक सेकंड, तो इंडिया को सबसे ज़्यादा लिक्विड नाइट्रोजन गैस कतर सप्लाई करता है। ठीक है, हमने बात कर लिया। प्रोवाइडिंग 40% ऑफ इम्पोर्ट, डिफरेंट टाइप्स। इंडिया कतर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट एक्सटेंडेड फॉर 5 years इन 2018। बायलैटरल एक्सरसाइज कौन सा, जैर अल बहार। ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइज। ये है कतर, ये है कतर का दोहा जहाँ पे इजराइल ने बॉम्ब फेंका था। ठीक है, इंडिया ऑल्सो रेगुलरली पार्टिसिपेट इन द बाइनियल, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ओके, 14 बिलियन का ट्रेड है। एलएनजी लिक्विड नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा इंडिया कतर से इंपोर्ट करता है। ओके, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स हैज हॉस्टेड फर्स्ट एवर बे ऑफ बंगाल, मतलब बिम्स्टेक यूथ समिट इन गांधीनगर गुजरात। ईपीएफओ में कहाँ पे समिट हुआ ये भी पूछते हैं। जैसे हमने अभी बात किया ना कि शर्म एल शेख में गाजा समिट हुआ 2025 का, वो भी पूछ सकता है। तो ठीक है, गांधीनगर गुजरात में हुआ था, कौन सा, बिम्स्टेक का समिट। तो अभी बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा है। 1997 विथ बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, मेंबर्स कौन है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार।
नेपाल, भूटान, ये इनके मेंबर है बिम्स्टेक का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, एंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी। ये बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का मेंबर आप देख सकते हो इंडिया है, श्रीलंका है, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है, ये है। सो यही इंपॉर्टेंट है। यूएसए प्रेसिडेंट साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सैंक्शनिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। द ऑर्डर इम्पोज फाइनेंशियल एंड वीजा रेस्ट्रिक्शन। किसके ऊपर? आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर इसने रख दिया है, सैंक्शन कर दिया है, ठीक है। अब क्यों किया है सैंक्शन? असिस्टेंट आईसीसी इन्वेस्टिगेशन अमेरिका सिटीजन अलाइ, क्योंकि ट्रंप ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपको ये पता होगा, ऐसे ऐसे डिसीजन ट्रंप ले रहा है, पता नहीं इस बार, पिछली बार से इस बार पागल हो गया है ट्रंप, ट्रस्ट में। इस बार पता नहीं इसको ट्रंप को क्या हुआ है, ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहा है कि पब्लिक खुद कंफ्यूज है, अमेरिकन खुद कंफ्यूज है कि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मेक अमेरिका पुअर, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सो कहाँ पे है आईसीसी का हेडक्वार्टर? हेग, नेदरलैंड, ठीक है। इट इज वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, फाउंड रोम स्टैट्यूट, अडॉप्टेड 1998, 2002 में ये काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी ने क्या नाम है, पुतिन के ऊपर पकड़ने का, ये गिरफ्तार करने का ऑर्डर रखा था, इसीलिए पुतिन कहीं जा नहीं रहा था, ठीक है, किसी भी समिट पे जा नहीं रहा था, ओके। क्रिमिनल डिड्स, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, ओके। मेंबरशिप कितने हैं इसमें? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में टोटल 125 मेंबर्स हैं, टोटल 125 मेंबर्स। इंडिया, इजराइल, यूएस आर नॉट मेंबर्स ऑफ आईसीसी। इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया, चाइना आर नॉट पार्टीज टू द रोम स्टैट्यूट। रिसेंट मेंबर कौन है? मलेशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। 2025 में यूक्रेन लेटेस्ट मेंबर बना। द असेंबली स्टेट पार्टीज, ये सब उतने इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है, तो स्पेनिश है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, चाइनीज, रशियन, ठीक है, चाइनीज भी है। नेक्स्ट, सो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीकन स्टेट, इकोवास। तो इकोवास बेसिकली अब मेंबर ऑफ 12, हाँ ये रहा इकोवास, ठीक है। ये टोटल पूरा इकोवास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पहले 15 मेंबर थे, अभी टोटल 12 मेंबर है। क्यों? माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो ये निकल चुके बाहर, ठीक है। अब क्या कारण, कुछ कारण दिए ने, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर अंडर मिलिट्री रूल। हाँ, मिलिट्री रूल का ना, यहाँ पे मिलिट्री कूप हो चुका है, मिलिट्री कू हो चुका है, तख्ता पलट चुका है, ठीक है। हैविंग ऑफिशियली लेफ्ट वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ब्लॉक, ठीक है। अब कब फॉर्म हुआ था इकोवास? 1975 को फॉर्म हुआ था। प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट इन ऑर्डर टू रेस लिविंग स्टैंडर्ड एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मिलिट्री कूप हो गया तो वो तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे नहीं कि डेवलपमेंट करना है, उन्हें तो सत्ता पे राज करना है, ठीक है। सिटीजन्स ऑफ इकोवास, इंपॉर्टेंट देखिए इकोवास का इंपॉर्टेंट क्या है। इकोवास का इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिटीजन्स है ना इकोवास के, मतलब इन कंट्रीज में जो भी रहे वो कहीं भी आ जा सकते हैं। इकोवास के जो मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसे नाइजर का बुर्किना फासो में आ सकता है, बुर्किना फासो का अपना गिनी में आ सकता है, लाइबेरिया में आ सकता है, बेनिन में आ सकता है, विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट, ठीक है। कोई भी गुड्स के साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेंबर्स हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब ये मैप देख लो, माली, नाइजर और नाइजीरिया के इधर जितने भी हैं वो सब मेंबर है, ठीक है। ये है शॉर्टकट तरीका याद करने का, देख लो सेनेगल से लेके नाइजर तक, इसके नीचे जो भी है सब मेंबर है, ठीक है। और नाइजीरिया के अंदर इधर ये सब मेंबर है, ठीक है। ये होता है सही तरीका याद करने का, वरना ऐसे याद करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओपेक कंट्री में ब्राज़ील अप्रूव्ड एंट्री इनटू ओपेक, ठीक है। अब ओपेक क्या है, देखिए 1960s में जब ऑयल का प्राइस जो है ना, प्राइस में थोड़ा फ्लक्चुएशन आने लगा, तब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है मेजरली 6
वेनेजुएला हो गया, ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने मिलके एक बनाई ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है ये बनाए। अब ऑयल को कंट्रोल करने लगे, ये ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने लगे, दुनिया में कितना ऑयल जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। 1973 में ऑयल एम्बार्गो आ गया था, इन सब ओपेक ने बोला हम तेल नहीं बेचेंगे, ठीक है। सो ये सब तो चलते रहता है, ठीक है, ये सब चलता रहता है। तो थोड़ा ओपेक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, किन 6 लोगों ने मिलके, 5 लोगों ने मिलके बनाया था ओपेक। अभी ओपेक प्लस भी हो चुका है। ओपेक प्लस में वो कंट्रीज आते हैं जो मेजरली जो ओपेक में नहीं है और जिनका प्रोडक्शन लेवल ऑयल का कम है, जैसे ब्राज़ील हो गया, इक्वाडोर हो गया, ठीक है, ये सब ओपेक प्लस में आते हैं। सो ओपेक प्लस in response to falling oil price driven by significant increase in US shale oil production, shale oil output, OPEC signed an agreement with 10 other oil producing nation, क्योंकि ऑयल दुनिया में बहुत जगह पे होती है, ठीक है। इंडिया में भी ऑयल प्रोड्यूस होता है लेकिन कम मात्रा में, एक बॉम्बे में होता है, बॉम्बे हाई के नाम से, और एक असम में होता है। ऑयल प्रोडक्शन इंडिया में भी होता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ओपेक का, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, ठीक है। सो हमने ये सब देख लिया, ये है ओपेक। हाँ, इक्वाडोर जो है ना, इक्वाडोर अभी ओपेक का मेंबर नहीं है, ये पुराना मैप है, तो इक्वाडोर जो है ये ओपेक का मेंबर नहीं है। तो आप इक्वाडोर को निकाल सकते हो, जो इक्वाडोर है ना इसको मैप से निकाल सकते हो, ये मेंबर नहीं है इक्वाडोर, ओके, जस्ट रिसेंटली बाहर हुआ है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एड्स मरीन नेविगेशन, इंडिया इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट इन सिंगापुर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है, ठीक है, या फिर मेंबर है, तो ये पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, कहाँ पे है, फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में है, जर्मन एंड लाई में, ओके। एस्टेब्लिश 1957 ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एनजीओ हुआ था, ओके। ट्रांजिशन इनटू 2024, ट्रांजिशन फ्रॉम एनजीओ टू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया बाद में, ओके। A member to cooperate standardized marine aids to navigate global, ensuring safe, मतलब सेफ्टी के साथ ट्रैवल कर सके, सरकम नेविगेट कर सके, ओशन के चक्कर वगैरह जो भी लगाना है। एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली वेसल मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता है जो शिप वगैरह रहते हैं उनसे भी काफ़ी पोल्यूशन होता है, कहीं कहीं पे शिप पलट जाता है, शिप में जितना भी ऑयल रहता है वो सब फैल जाता है समुद्र में, उससे जो समुद्र रहता है वो पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स आपने सुना होगा, ऑयल स्पिल्स बहुत जगह पे होता है, ऑयल स्पिल्स, ओके। सो देख लीजिए ये वाला, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हाँ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो सपना था ये नेल्सन मंडेला ने देखा था, इन्होंने व्यक्त किया था 1995 में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कि जो भी कंट्रीज है, नेल्सन मंडेला अपने साउथ अफ्रीका के थे, तो जो भी कंट्रीज है जो इंडियन ओशन को बाउंड्री शेयर करते हैं वो एक ग्रुपिंग बनाएंगे और वहाँ के प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे वहाँ पे उस रीजन में, ताकि वहाँ पे जो पायरेट वगैरह है वो ना हो, स्विफ्ट जो मूवमेंट ऑफ वेसल हो सके, ओके। सो इसके लिए बनाया गया था इंडियन ओशन रिम एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश 1997, नेल्सन मंडेला ने टू इंडिया 1995 में, ओके। एनकरेज रीजनल कोऑपरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द इंडियन ओशन रीजन। सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, मॉरिशस में। ये पूछा जा सकता है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, मॉरिशस में है, ठीक है। अभी टोटल कितने मेंबर है, 23 मेंबर्स, तो ये देख सकते हो आप, ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन कौन है, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया, यमन, ओमान, यूएई, ईरान, ठीक है, ईरान भी है, इंडिया, बांग्लादेश,
म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है। फिर अपना थाईलैंड है गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सब कंट्रीज इसके मेंबर है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के। नेक्स्ट 5I अलायंस। अब इसके बारे में डेफिनेटली आपको सिर्फ मेंबर्स पूछेगा, ठीक है, मेंबर्स पूछेगा। तो मेंबर्स में एक चीज़ याद रखिए, सिंपल, ऑकस पता है ना, ऑकस ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इसमें सिर्फ न्यूजीलैंड और कनाडा को ऐड कर दीजिए, बन जाएगा 5I अलायंस। अब ये बना किस लिए था पता, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए। देखिए, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 5I अलायंस, हाँ, कन्वेड इन दिल्ली, कहाँ पे हुआ था ये पूछा जा सकता है। रिसेंटली इंटेलिजेंस ऑफिशियल फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, कहाँ पे हुआ, दिल्ली में इसका कन्वेंशन हुआ, ओके। इट्स फाउंडेशन वॉज लेड विद द ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट, ये सब नहीं पूछेगा। ब्रूसेया साइन 1946, फोकसिंग ऑन सिग्नल इंटेलिजेंस, सिग्नल, ठीक है, कवर्स एरियाज लाइक ट्रैफिक एनालिसिस, डिक्रिप्शन एंड एक्विजिशन ऑफ कम्युनिकेशंस, ओके। कोर मेंबर्स मैंने आपको बता दिया, ऑकस को ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जो ऑकस है ग्रुपिंग है, ठीक है, ऑकस है ग्रुपिंग है, उसमें न्यूजीलैंड और कनाडा को ऐड कर दीजिए, ठीक है, कनाडा एंड न्यूजीलैंड को ऐड कर दीजिए। और ये देख लीजिए लास्ट में कौन ज्वाइन किया, बोथ जॉइंट 1956, ऑस्ट्रेलिया एंड 1956 में ज्वाइन किया। तो कब ज्वाइन हुआ था, 1948 में कोर मेंबर्स ने फॉर्म किया था। ये सोचो कितना पुराना ये है इनिशिएटिव। स्क्वाड अलायंस, स्क्वाड को सिंपल तरीके से लीजिए, क्वाड, क्वाड में कौन कौन से मेंबर है, ये रहा क्वाड, क्वाड में कौन है, इंडिया है, ठीक है, क्वाड में इंडिया है, जापान है, यूएसए है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है। ये हो गया अपना क्वाड। अब स्क्वाड में कौन है, स्क्वाड में कौन है, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये हो गया स्क्वाड और ये हो गया क्वाड, ठीक है। ये सब मिनी लैटरलिज्म है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुपिंग्स हैं। मिनी लैटरल अलायंस इन्वॉल्विंग द यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस, एड्रेस एग्रीगेशन मेंटेनिंग, तो ये सब याद रखिए। फिलीपींस अर्ज इंडिया टू ज्वाइन स्क्वाड अलायंस, फिलीपींस इंडिया को बोलता है कि आप स्क्वाड ज्वाइन कर लो, ये है स्क्वाड, ठीक है। इंडिया ऑलरेडी, भाई मैं तो ऑलरेडी क्वाड में हूँ, लेकिन बोलते तो कर लेता हूँ। वैसे भी आजकल इन ग्रुपिंग से कोई मतलब नहीं रह गया है, सीरियसली। चाइना तो टैकल हो ही नहीं रहा है। ओटावा कन्वेंशन, देखिए ओटावा कन्वेंशन में बहुत से लीडर्स आए बैठे। अब इसका ये क्या था कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो पर्सनल माइंस है ना, माइंस जहाँ से यूरेनियम वगैरह ये सब निकलता है, एक्सप्लोसिव लेथल चीज़ निकलते हैं, उन्हें बंद किया जाए। ये ओटावा डिक्लेरेशन क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन है, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया प्लान टू विड्रॉ फ्रॉम ओटावा कन्वेंशन ओविंग मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम रशिया। ये बोलते हैं कि जो माइंस है ना, जहाँ से यूरेनियम, उसको बंद करो, ये सब लेथल वेपन बंद करो। ये बोला भाई हम निकल जाते हैं, हम बंद क्यों करें, हम निकल जाते हैं। कौन बोला, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, पोलैंड और कौन, हाँ इन्होंने बोला हाँ हम निकल जाते हैं। ऑफिशियल नेम आप देख सकते हो, प्रोविजन ऑफ द यूज, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइंस on their destruction, puts obligation state parties to not use, develop, stockpile anti-personal mines under any circumstances। तो आजकल हर कोई अपने सिक्योरिटी के लिए बॉम्ब बनाना चाहता है, ठीक है, हालांकि ज़रूरी नहीं है लेकिन बना रहा है हर कोई, ठीक है। अभी सिप्री का रिपोर्ट आया, सिप्री का भी रिपोर्ट आया, ठीक है, तो देखेंगे अभी थोड़ा सिप्री का रिपोर्ट। रायसीना डायलॉग, इंडिया 10th एडिशन रायसीना डायलॉग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। मेजरली न्यू दिल्ली में होता रायसीना डायलॉग, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं और आज तक कहीं भी पूछा नहीं, तो इसको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो, ओके। हाँ खाली ये थीम याद रखना कि इस बार रायसीना डायलॉग का थीम क्या था, क्योंकि थीम पूछ लेता है। तो क्या था, काल चक्रा, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, काल चक्रा, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। डिस्कशन फोकस्ड ऑन द 6 थीमेटिक पिलर्स लाइक ग्रीन, ट्राइलेमा, डिजिटल प्लैनेट, ठीक है, डिजिटल प्लैनेट की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, शिमला एग्रीमेंट।
शिमला एग्रीमेंट बेसिकली 1972 में साइन हुआ था, 1972 या 73 में हुआ था शायद से, 1972 में। तो शिमला एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ था? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में साइन हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो और अपनी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी के बीच में। तो 1970 वॉर का जो वॉर था वो तो हम जीत गए थे, वो तो उनको जलील करने के लिए पाकिस्तानियों को हमने किया था। लेकिन वहाँ पे गड़बड़ हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक ये किया ना कि LOC हमने बना दिया इन जम्मू एंड कश्मीर। वो टाइम पे हम LOC ले सकते थे क्योंकि उनके 90,000 सोल्जर्स हमारे कंट्रोल में थे। 90,000 सोल्जर्स को हमने बंद किया था, तो हम ले सकते थे। लेकिन पता नहीं इंदिरा गांधी जी ने क्यों नहीं लिया, आई डोंट नो, पता नहीं। बट ये देख सकते हो, तो रिसेंटली जो इंडिया पाकिस्तान का ये हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, हमने जो किया, पाकिस्तान ने जो धर्म पूज के जो गोली मारे हैं पहलगाम में, ठीक है, तो उसके चलते इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ। वॉर क्या, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो ऑपरेशन था, हमने जस्ट जाके अटैक किया उनके ऊपर, मारा उनको, ठीक है। सो उसके लिए पाकिस्तान क्या बोल रहा है, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इट वुड नॉट होल्ड इन अबेंस इट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द बायलैटरल एग्रीमेंट विथ इंडिया इंक्लूडिंग शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान कभी भी अगर फ्यूचर डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे मिलजुल के सामने बैठ के उस जो भी प्रॉब्लम उसका निवारण करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, उसका निवारण करेंगे। तो यहाँ पे बोलता है कि नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्टी को बुलाएंगे, ये सब करेंगे, वो करेंगे। तो बेसिकली वही है, द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, 1971, लेड क्रिएशन ऑफ अ न्यू नेशन बांग्लादेश, ये तो आपको पता ही है। The principle and objective of the United Nations Charter shall govern relation between the two countries. The agreement outline resume communication, trade, cultural exchange and people to people contact. ये सब आपको पता ही है, ठीक है। तो हमने ये सब के बारे में बात की हुई है। चाइनास रेयर अर्थ एलिमेंट, देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट की बात आती है तो रेयर अर्थ एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके तहत हम इंडिया का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, जो डेटा, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक है, डेटा लोकलाइजेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, ये सब बनाने के लिए जो मिनरल्स यूज़ होते हैं ना, ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं, जर्मेनियम वगैरह आता है, ठीक है, सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ये सब कंट्री का भंडार है चाइना। और चाइना अभी एलिमेंट्स एक्सपोर्ट कंट्रोल, चाइना अभी उस पर कंट्रोल कर रहा है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। न्यू रेस्ट्रिक्शन अप्लाई टू 7 आउट ऑफ 17 रेयर अर्थ एलिमेंट। 17 रेयर अर्थ एलिमेंट कौन है, ये देखिए, सीरियम, मतलब अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता तो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे जो लैंथेनाइड वाला पोर्शन है ना, लैंथेनाइड, ये रहा लैंथेनाइड वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए नहीं आएगा, ये लैंथेनाइड वाला पोर्शन, लैंथेनाइड प्लस यट्रियम, यट्रियम कहाँ पे है, यट्रियम एंड स्कैंडियम, यहाँ पे 15 है, प्लस ये लैंथेनम, सीरियम, प्रेसोडियम, न्यूडीमियम, पार्थेमियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यट्रीबियम, लुटेटियम, यट्रियम एंड स्कैंडियम, ये सब मिला के बनते रेयर अर्थ एलिमेंट। टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसको चाइना अभी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या ये मतलब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, चाइना के पास सब है, ठीक है, 17 के 17 है, ऑल द क्रिटिकल मिनरल्स है उसके पास। एक्सपोर्ट टू लाइसेंस टू एक्सपोर्ट दिस मिनरल्स एंड मैग्नेट्स। According to US State Geological Survey, most are not as rare as their name suggests and are found abundance in the earth crust. ये सब छोड़िए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। तो हमने देख लिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इंडिया को भी नीड है, ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग ग्रुपिंग से बनाए हैं, ये भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। रेयर अर्थ बिकॉज मोस्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमने देख लिया कौन कौन से हैं, हमने पढ़ भी लिया कि उसका उपयोग कहाँ पे होता है, अप्लाई कहाँ पे होता है, ठीक है, हमने ये देख लिया।
तो चाइना ने अभी बैन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। चाइना ने जर्मेनियम और सिलिकॉन पे बैन किया हुआ है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए चाइना और यूएसए में ट्रेड वॉर चल रहा था, 2018 से 2020 तक ट्रेड वॉर चल रहा था, ठीक है। सो देखेंगे सच एस लाइम एंड मैग्नीशिया को चाइना बोला हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो देखिए यूरोपियम, गैडोरिलियम, लैंथेनम, लुटेटियम हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, ओके। सो सार्क वीज़ा एक्सेम्पशन स्कीम, सार्क एक ग्रुपिंग है, आपको पता ही होगा। इसमें मेंबर कौन कौन से आते हैं सार्क में? सार्क में आता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स आ गया, श्रीलंका आ गया, ये हो गया, अपना इंडिया आ गया, इंडिया, ठीक है, इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर है, ठीक है। यहाँ पे मेंबर लिखा हुआ नहीं ना, कहाँ पे है? सो लेट बी, मैंने लिख दिया मेंबर्स के नाम, ओके। सो सार्क वीज़ा एक्सेम्पशन स्कीम लॉन्च इन 1992। तो सार्क में ये था ना कि सार्क की कंट्रीज में घूमने के लिए वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। फॉलोइंग द डिसीजन एट द 4th सार्क समिट हेल्ड इन इस्लामाबाद 1988, people to people contact and enhance regional cooperation among SAARC members. Currently the list include 24 categories of entitled person which include dignitaries, judges of higher court। मतलब ये जो पीपल है ना कुछ, तो इनको आने जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई थिंक बैटरी कम हो गया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हम थोड़ा और जल्दी करेंगे, ओके। आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट, ओके। इंडिया होस्ट 8 मीटिंग, कहाँ पे हुआ मीटिंग ये देख लीजिएगा, आसियान समिट, गुड इंडिया ट्रेड, इंडिया होस्ट मीटिंग किया है, लेकिन कहाँ पे किया है? दिल्ली में क्या होगा? कैसे बोलूँ कहाँ पे किया, ये मुश्किल है, मैंने डालना भूल गया। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, अगस्त 90, बैंकॉक थाईलैंड इज अ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, ये तो आसियान के बारे में बता रहा है। साइन इन 2009, एंटर्ड इनटू फोर्थ 2010। ईच पार्टी शैल अकॉर्ड नेशनल ट्रीटमेंट टू गुड्स ऑफ अदर पार्टीज इन लाइन विद द गैट 1994। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड आसियान रिच USD 121 बिलियन 2000, और अभी लेटेस्ट का डेटा 132 बिलियन है, ठीक है। जो लेटेस्ट डेटा है 132 बिलियन डॉलर का है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा सिंगापुर है, सिंगापुर है, ये रहा सिंगापुर, ये है आसियान के मेंबर्स, ओके। सो नेक्स्ट हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि ये जो बंदा है ये पगला गया है, ट्रम्प पगला गया है, कारण इसने जो हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया है, बस इतनी दूरी में है। अब यहाँ पे एक बंदा नहीं है, देयर इज नो पीपल इनहैबिटेड, वहाँ पे हैबिटेशन है ही नहीं, वहाँ पे आदमी को रहता है नहीं। ट्रम्प ने इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, जहाँ पे एक आदमी, कल तो वो एंटार्क्टिका के ऊपर जो पेंगुइन्स है उनके ऊपर टैरिफ लगा देगा। सोचिए कल एंटार्क्टिका के ऊपर जहाँ पे एक लोग भी नहीं रहते, हालांकि यहाँ पे भी एक भी पर्सन नहीं है, फिर भी इसके ऊपर टैरिफ लगा दिया ट्रम्प ने। तो सिर्फ इसके बारे में याद रख लीजिए, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड announced reciprocal 10% tariff for several US trade partners, including Hurd McDonald Island. President called April to Liberation Day and declared it one of the most important days in American history. तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जगह कहाँ पे ये याद रख लीजिए। ट्रम्प ने टैरिफ लगा, यहाँ पे एक बंदा नहीं रहता, फिर भी ट्रम्प ने टैरिफ लगा दी। कल एंटार्क्टिका के ऊपर टैरिफ लगा देगा, पता नहीं, उसके बाद पैसिफिक ओशन पे लगा देगा कि जितने भी वेल्स हैं उन सबको हमें देना पड़ेगा टैरिफ। देखिए मोराग एक्सिस कहाँ पता है? वे गाज़ा न्यूज़ में है, तो गाज़ा में ये देखिए, ये ना मोराग एक्सिस, ये है फॉर्मर इजरायली सेटलमेंट, ये है मोराग एक्सिस अपना, कहाँ पे? खान यूनिस और रफ़ा के बीच में आता है, ये रफ़ा है, ये खान यूनिस है, इसके बीच में आता है, इतना याद रखिए। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, कहाँ पे है? ये है मोराग एक्सिस, ये है रफ़ा, ये है खान यूनिस, और ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये क्या है?
ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये हमने देख लिया। ओके, सो बात यहाँ पे क्या हो रही है, इजराइल कंप्लीटेड द टेक ओवर ऑफ न्यू सिक्योरिटी कॉरिडोर नोन एज मोराग एक्सिस, मतलब यहाँ पे इजराइल ने अपना ये टेक ओवर कर लिया है। द एरिया कंसिस्ट मेनली एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड बिटवीन खान यूनिस एंड रफा, stretching from east to west across Gaza Strip. Morag refers to an illegal Israeli settlement that was established in the region between 1972 and 2005, ठीक है, ये हो गया। सो नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन अफ्रीका हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी। डायलॉग हुआ एम शेयर आइडिया एक्सप्लोर वेज टू डेवलप। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अफ्रीका में पहुँच कैसे बढ़ाया जाए। जैसे अभी हमारा जो एक तंजानिया का एक आइलैंड है, क्या आइलैंड का नाम क्या है, ज़ांज़ीबार में आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस खोला। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि कैसे इंडिया यूएस दोनों मिलके अफ्रीका के डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। आपने 19th सेंचुरी में सुना होगा स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे अफ्रीका को बांटा जा रहा था। लेकिन अभी बात हो रहा है कि अफ्रीका में कैसे डेवलपमेंट लाया जाए, वहाँ के लोगों को कैसे इंक्लूड किया जाए ग्लोबल मेन स्ट्रीम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे मीटिंग हुआ। बस परमानेंट मेंबर ऑफ द G20 ड्यूरिंग इंडिया, जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंट था 2023 में, 2023 में, उस समय जो अफ्रीकन यूनियन है, इसका कैपिटल कहाँ पे, अफ्रीकन यूनियन का कैपिटल है आडिस अब्बास। ये कहाँ पे है, ये है आपका इथोपिया में। ये कहाँ पे है, इथोपिया में है, जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसको G20 में ऐसा मेंबर डाल दिया। तो अभी G20 में दो ग्रुपिंग्स हैं, एक है यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल डिप्लोमेसी। देखिए एनिमल डिप्लोमेसी आप ये समझिए, जैसे चाइना दूसरे कंट्री के साथ दोस्ती करता है ना, तो उसे बदले में पांडा दे देता है चाइना, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, कोआला दे देता है, कोआला, ठीक है। उसी प्रकार अब इंडोनेशिया शुरू करने जा रहा है। इंडोनेशिया अब अपने दोस्तों को क्या देगा, ओरंगुटन देगा, ठीक है। ये है ओरंगुटन, ये दे देगा। बस यही है, गुडविल फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज, वही है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, कि बहुत ज़्यादा लोड लेके मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। साउथ चाइना सी, फिलीपींस डिनाइड, ये आपको दिख रहा है ना, क्लियर है, लेट मी सी, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, हाँ क्लियर है, ठीक है। मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ कि ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ओके, सो देखिए बात कीजिए, चलिए यहाँ पे बात हो रहा है किसका, फिलीपीन डिनाइड चाइना's क्लेम एग्रीमेंट ऑन डिस्प्यूटेड चाइना सेकेंड थॉमस शॉल। कहाँ पे सेकेंड थॉमस शॉल, ये है, ये स्कार्बरो आइलैंड दिख रहा है आपको, यहीं पे है सेकेंड थॉमस शॉल। स्कार्बरो आइलैंड जो पर साउथ चाइना सी है ना, वहाँ पे बहुत से आइलैंड है। स्प्रैटली आइलैंड हो गया, ये है स्प्रैटली आइलैंड, स्कार्बरो आइलैंड, ठीक है, और ये पार्सल्स आइलैंड। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग ये कर रहे हैं, अपना डोमिनेंस फैलाना चाहते हैं, ठीक है। तो चाइना वहाँ पे ये कर रहा है। देखिए जैसे पार्सल्स आइलैंड के किसी बीच में विवाद है, चाइना क्लेम्ड बाय ताइवान एंड वियतनाम, पार्सल्स आइलैंड। ओके, नेक्स्ट आता है अपना स्कार्बरो आइलैंड। स्कार्बरो आइलैंड में क्लेम्ड बाय चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस। उसके बाद स्प्रैटली आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड भी अपना साउथ चाइना सी में है। तो वहाँ पे क्लेम्ड बाय चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस एंड मलेशिया। ये है स्प्रैटली आइलैंड, ठीक है। स्प्रैटली आइलैंड ये रहा। ओके, एक और मैप है आगे, हम वो देखेंगे, ठीक है। कहाँ पे है वो मैप, यहीं पे आ गया, ये रहा, ये स्प्रैटली आइलैंड है, ठीक है। ये अपना साउथ चाइना सी है, ये चाइना है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ पे थे अभी हम लोग, पेज नंबर 33, यहाँ पे।
इंडिया ग्लोबल पीस मेकर, हालांकि इससे क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए आ सकते हैं, ठीक है, और यूपीएससी ईपीएफओ में मेंस नहीं है, तो इसको स्किप कर सकते हो आप। राइज ऑफ मिनीलैटरल्स, यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि कैसे मिनीलैटरल्स का ये हो रहा है, जैसे क्वाड हो गया, स्क्वाड हो गया, और हमने क्या बात किया, 5 आई अलायंस की बात की है, 5 आई अलायंस, जो छोटे छोटे ग्रुपिंग्स हैं जहाँ पे 4 या 5 कंट्रीज मिल के ग्रुपिंग बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे इंडिया म्यांमार जो कॉरिडोर है, ठीक है, वो हो गया, तो ये सब छोटे मोटे ग्रुप हो गए। कोलंबो प्रोसेस हो गए, कोलंबो प्रोसेस, हालांकि कोलंबो प्रोसेस में 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटे मोटे ग्रुपिंग्स हो गए ना, कौन सा, क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ठीक है, स्क्वाड हो गया, यूएस, फिलीपींस, जापान ट्राइलैटरल एंड द यूएस, जापान, साउथ कोरिया ट्राइलैटरल। छोटे मोटे ग्रुपिंग्स आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बस उसी के बारे में बात किया। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट फॉर्मेशन हाईलाइट्स ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर मिनीलैटरलिज्म एज द मेंबर कॉपरेशन ग्लोब वर्ल्ड। मिनीलैटरलिज्म क्या है, वही छोटे मोटे ग्रुप, यूजुअली 3 या 4 मेंबर्स के, ठीक है, ये हो गया। G7 के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है, ये है G7, ये है G8, पहले G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब क्रीमिया का एक्सेशन किया ना रशिया ने, तब उसको हटा दिया गया और G7 रह गया। और ये G20 है, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज, चाइना, इंडिया, ये सब आते हैं, ठीक है। सो G7 informal grouping advanced democracy that meet annually, coordinate global economic policy, address other transnational issue, migration, climate change, conflict, 1975 रिस्पॉन्स, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, बस वही है। G7 में उतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, मेंबर्स खाली देख लो बस। ये है सिप्री का रिपोर्ट, अभी सिप्री का रिपोर्ट आया, ठीक है। अब सिप्री रिपोर्ट में क्या बोला, जो इंडिया का आर्सेनल है ना 180 हो गया है, पाकिस्तान का 170 के लगभग बोला जा रहा है, और चाइना का 600 बोला जा रहा है। मतलब बहुत जल्दी से आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका रिपोर्ट आया था 2025, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, 2025, ये फोटो पुराना है लेकिन डेटा नया है, ठीक है। इंडेक्स इनिशिएटिव मार्क्स 1 ईयर एनिवर्सरी। ये देखिए, ये बेसिकली क्या है ना कि इंडिया और यूएसए एक ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप मतलब इन दोनों ही है, उसमें आईसेट बनाते हैं, ICET, ठीक है, आईसेट, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे कि इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे मिल के दोनों काम करेंगे, ठीक है, और इसमें डेवलपमेंट करेंगे। किस पे, जहाँ पे अपने इंडिया का DRDO रहेगा, इसरो रहेगा, ये सब मिल के कोलैबोरेट करके जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है ना उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। आईसेट, कमर्शियल कोलैबोरेशन बिटवीन डिफेंस कंपनीज ऑफ 2 कंट्रीज, वेरियस डिफेंस डोमेन, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकन्साइंस, सेमीकंडक्टर, इनके ऊपर काम करने की बात की जा रही है इंडस एक्स में, ठीक है। इन गुरुकुल हाइब्रिड फॉर्मेशन सीरीज, US एंड इंडियन डिफेंस स्टार्टअप, तो यही सब है बेसिकली। कोलंबो प्रोसेस, सिंपल तरीके से समझिए कोलंबो प्रोसेस क्या है। कोलंबो प्रोसेस में बेसिकली, कोलंबो प्रोसेस में जो माइग्रेशन होता है ना लेबर्स का, उसको इलीगल माइग्रेशन को रोकने की बात की जा रही है। देखिए, रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, 12 मेंबर्स है इसमें, एशिया सच एज बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, इंडिया, ठीक है, ये सब मेंबर्स है इसके। फाउंडिंग मेंबर इंडिया है। थीमेटिक प्रिटी, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, रिकॉग्निशन प्रोसेस, फॉस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट, मतलब जो लेबर्स वगैरह जो बोलते हैं जिनके पास स्किल नहीं है और ऐसे ही डंकी रूट से अलग अलग देश जाते हैं, वहाँ पे काम करने के लिए वहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोलंबो प्रोसेस है ताकि उनको रोका जाए, ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन को रोका जाए, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट, यूएनएससी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। इसमें कितने 5 मेंबर हैं परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी 5 है ना, 5 कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर में ऐड हुए हैं। अब कौन कौन है वो देखिए, बहरीन है,
कोलंबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो DRC जिसको बोलते हैं, ठीक है, DRC, लाटविया, लाइबेरिया, ये सब ऐड हुए हैं नॉन परमानेंट मेंबर से। नॉन परमानेंट मेंबर कितने साल के लिए होते हैं? 2 ईयर्स के लिए होते हैं, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए होते हैं। एस्टेब्लिश 1945, अपना UNSC की बात कर रहा है, ठीक है। द UN चार्टर एज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। इंडिया कितनी बार? इंडिया 8 टाइम, 8वीं बार, 8 बार नॉन परमानेंट रह चुका है, ठीक है। इसकी बात करें, चाइना फॉर्मली एस्टेब्लिश IOMED, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, ग्लोबल अल्टरनेटिव ट्रांजिशनल इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ और एक ICC है ना। तो उसके अलावा जो बनाया जा रहा है ना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन बनाया जा रहा है। चाइना परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन अबाउट IOMED डेडिकेटेड टू रिसॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन। ओवर 30,000 कंट्री जॉइन, 30 कंट्री नॉट 30,000, 30 कंट्री जॉइन, फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड बेलारूस। मोस्ट फाउंडिंग मेंबर आर एशिया, अफ्रीका एंड द कैरिबियन, हाईलाइटिंग नॉन वेस्टर्न ओरिएंटेशन। स्कोप क्या है? डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड नेशनल एंड अनदर कंट्री, इंटरनेशनल कमर्शियल डिसएग्रीमेंट। कमर्शियल जैसे हमें WTO में होगा ना वैसे। ज़ैंगिज़ूर कॉरिडोर कहाँ पे है? आर्मेनिया अजरबैजान में है, ये रहा, ठीक है। 2 कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट ओवर नगोर्नो कराबाख सिंस 1917। द रीजन इंटरनेशनली पार्ट ऑफ अजरबैजान, किसका पार्ट है? अजरबैजान का पार्ट है, ठीक है। बट मेनली एथनिक आर्मेनियंस लिव देयर। यहाँ पे आपको एक और चीज़ पढ़ लीजिएगा, लचिन कॉरिडोर, लचिन कॉरिडोर, लचिन कॉरिडोर। इट इज़ प्रपोज्ड 43 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट आर्मेनियन प्रोविंस, अजरबैजान, बाकू पोर्ट इन कैस्पियन सी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, बाकू पोर्ट कैस्पियन सी, टर्की से इसे होता है। नेक्स्ट ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट बेसिकली जो पासपोर्ट है उसमें क्या RFID ये ऐड किया गया चिप एंड एंटीना एम्बेडेड एज एन इनले ऑफ पासपोर्ट दैट कंटेन्स पर्सनल पर्टिकुलर एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन रहता है। अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिक्योरिटी ऑफ ई पासपोर्ट, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन, ये सब देख सकते हो ई पासपोर्ट पे। जो भी आप देख सकते हो वही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने निकाला है, क्योंकि पासपोर्ट की बात है तो वही निकालेगा ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इंडिया UK यूनाइटेड किंगडम कम, जो अपना इंडिया और UK का सेटा साइन हुआ, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया UK साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन इन देयर पार्टनरशिप। मेजर डेवलपमेंट पार्ट ऑफ सेटा, इंडिया UK विजन 2035 वॉज एडॉप्टेड टू गाइड कॉपरेशन फॉर द नेक्स्ट डिकेड इन द इकोनॉमी। मतलब अब इंडिया और UK साथ काम करने वाले अपने इकोनॉमी का ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसीलिए आपने सुना था ना कि लास्ट टाइम जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर है ये अपने 120 डेलीगेट्स के साथ भारत आए थे, 120 डेलीगेट्स के साथ, और इंडिया के साथ ये डील साइन किया, आई थिंक लास्ट मंथ की बात है, ठीक है। मेजरली टेक्नोलॉजी पे साइन किया गया है, ठीक है। सो ये है। नेक्स्ट, इंडिया लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्रीज टाइज। प्राइम मिनिस्टर अभी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में विजिट किए थे, ठीक है, और साथ ही 17th ब्रिक्स समिट गए थे। ट्रिनिडाड, टोबैगो, अर्जेंटीना विजिट किए, ब्राज़ील, और फिर 17th ब्रिक्स समिट में चले गए, ठीक है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर उनको मिला वहाँ पे। द प्राइम मिनिस्टर वॉज कन्फर्ड ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ठीक है। इंडिया अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ OCI कार्ड्स टू द 6th जनरेशन